अगर हम इस फिलॉसफी से एक एसेंस ले तो वो एसेंस होगा किताब को अपना दोस्त बना लो, किताब को अपना हम जिस्म बना दो, किताब ही अपना बीएफ बन जाए, जीएफ बन जाए। हर वक्त सोचो किताब के बारे में, किताब में रहे उन थ्योरी के बारे में, उन आइडिया के बारे में, उन फिलॉसफी के बारे में। हर कमरे को किताब से भर दो, जिस जगह भी जाओ बस किताबें ही दिखे, किताबें ही दिखे। जिस दिन ये हो जाएगा ना, सभी एग्जाम आपका क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि किताब ही आपको आपका वजूद दिलाएगा, किताब ही आपको आपका डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा, किताब ही आपके सपने को साकार करेगा, किताब ही वो जरिया है जिसके द्वारा आप अपनी एम को फुलफिल कर सकते हो। जॉन एलिया जो बहुत ही बड़े राइटर है, वो तो यूं तक कह देते हैं, तुम्हारी तमन्ना थी मेरे कमरे को सजाने की, मेरे कमरों में किताबों के सिवाय कुछ भी नहीं। किताबों से भर दो अपने कमरों को, देखना ये किताब ही आपको आपका राइट्स दिलाएगा, आपके जीवन को अपलिफ्ट करेगा। इसीलिए किताबों को अपना लाइफ का एक पार्ट बना दो, एसेंशियल पार्ट बना दो। कुछ नहीं पढ़ो तो नींद ना आए भाई, ऐसा बन जाओ, ऐसा हैबिट अपने अंदर में डाल दो कि कुछ नहीं पढ़े तो नींद ही ना आए। ऐसा जिस दिन बन जाओगे ना, आप एक बेस्ट टीचर्स बन जाओगे, एक बेस्ट एस्पिरेंट बन जाओगे, आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। क्योंकि जब असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब में आओगे, लेक्चरशिप में आओगे, आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। ऐसे जाके बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, ये ग्रोन अप चिल्ड्रन है जिनका माइंड मैच्योर हो चुका है। ऐसे बच्चों को आपको टैकल करना है, इसीलिए आपको हर रोज पढ़ना पड़ेगा, बेटर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेके बच्चों को देना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ अभी से उसका शुरुआत करो। जिस दिन ये शुरुआत आपने कर दी, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जब तक नहीं पढ़ते हो, नींद नहीं आ रहा है, तब समझना कि आप राइट ट्रैक में हो, आपको आपका मंजिल जल्द ही मिलेगा। हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद डिविस। और आज से हम एक बहुत ही यूनिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है पेरिनियल फिलॉसफी। ये एसएसबी पीजीटी, ओपीएससी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेट के प्रोस्पेक्टिव्स में भी ये आता है, उसके साथ साथ जो ओईएस का सिलेबस है वहाँ पर भी पेरिनियल फिलॉसफी है। तो बहुत ही यूनिक चैप्टर है, तो इसको हम गहराई से जानेंगे, क्या है इसका डीप कोर आइडियोलॉजी, उसके साथ साथ एजुकेशनल थॉट्स क्या है, ये सारा कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही फेमस कोट के साथ। दुनिया में कई तरह के पंथ है, कई तरह के धर्म है, कई तरह के समूह है, लेकिन उस समूह में, उस धर्म में, उस पंथ में कुछ ना कुछ ऐसी शाश्वत इंग्रेडिएंट्स होते हैं, विचार होते हैं, वैल्यू सिस्टम होते हैं, बिलीफ सिस्टम होते हैं, जो ना केवल उसी समूह को अपलिफ्ट करता है, उसी समूह को आगे बढ़ाता है, उसी समूह को एक बेटर समूह में, एक बेटर कल्ट में, एक बेटर रिलीजन में उनको कन्वर्ट करता है। वो सत्य, वो विचार, वो वैल्यू सिस्टम, वो बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं सारे मानव जाति को भी अपलिफ्ट कर सकता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि वो जो बिलीफ सिस्टम है, वो जो ट्रेडिशंस है, वो जो विचार है, उसको हम जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करें, ताकि जो बेनिफिट हमने लिया है वो बेनिफिट आने वाले जनरेशंस को भी मिले, उसके साथ साथ मिलता रहे, आगे वाले जो आएंगे उनको भी मिलता रहे। तो ऐसे वैल्यू को हम बचाना चाहते हैं, ऐसे वैल्यू को, ऐसे बिलीफ सिस्टम को हम पास ऑन करना चाहते हैं। तो जो फिलॉसफी ऐसे बिलीफ सिस्टम को बचाने की कोशिश करेगा, ऐसे बिलीफ सिस्टम को पास ऑन करने के लिए काम करेगा, ऐसे फिलॉसफी को कहा जाएगा पेरिनियल फिलॉसफी। और जो वैल्यू, जो आदर्श, जो सत्य, जो ट्रूथ को हम एवर लास्टिंग मानेंगे, जो कि बियॉन्ड टाइम होगा, बियॉन्ड स्पेस होगा, बियॉन्ड समूह होगा, ऐसे सत्य को हम कहेंगे पेरिनियल सत्य, ऐसे वैल्यू को हम कहेंगे पेरिनियल वैल्यू, ऐसे विचार को हम कहेंगे पेरिनियल विचार। ये बियॉन्ड टाइम है, ये बियॉन्ड स्पेस है, बियॉन्ड कम्युनिटी हो जाएंगे, बियॉन्ड रिलीजन हो जाएंगे। कोई भी एक रिलीजन से ये बंधा हुआ नहीं होंगे, कोई भी एक धर्म, कोई भी एक समय, कोई भी एक जगह से ये बंधा हुआ नहीं होंगे। ये सारे के सारे बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस हो जाएंगे। तो ऐसे एक फिलॉसफी है पेरिनियल फिलॉसफी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही यूनिक फिलॉसफी है, कुछ नए आइडिया भी आपको मिलेंगे। तो पेरिनियल फिलॉसफी को अगर हम देखेंगे, पेरिनियलिज्म 2 वर्ड से आ रहा है, एक पेरिनियल और एक इज्म। पेरिनियल और इज्म, और पेरिनियल वर्ड जो है, पेरिनियल वर्ड पेरिनिस वर्ड से डिराइव किया जा रहा है, और पेरिनिस का मतलब है एवर लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, जो सालों साल रहने वाला है, जो सालों साल वही के वही रहेगा, जिसको हम शाश्वत कहेंगे, वही कहीं ना कहीं पेरिनिस है। यानी कि उसी को ही स्टडी करना, उसी को ही वैल्यू देना जो एवर लास्टिंग है।
इनके अगर लिटरेचर को पढ़ोगे, ये एक वर्ड के साथ अपनी फिलॉसफी को रिलेट करते हैं। जैसे मौसम हर साल आता है, वो शाश्वत है, हर साल आएगा, इस साल भी आएगा, उस साल भी आएगा, अगले साल भी आएगा, आता ही रहेगा। बसंत आएगा तो फूल खिलेंगे ही खिलेंगे, चारों तरफ फूल ही फूल होगा, क्योंकि ये एवर लास्टिंग ट्रूथ है, ये एवर लास्टिंग आइडियाज है, ये हमेशा आएगा ही आएगा, उसी समय आएगा, उसी टाइम आएगा, हमेशा आएगा। यानी कि एवरलास्टिंग की बात जो करेगा वो फिलॉसफी हो जाएगा पेरिनियल फिलॉसफी। और ये फिलॉसफी किसके ऊपर ज्यादातर फोकस करता है? जो एवरलास्टिंग आइडियाज है, एवरलास्टिंग कॉन्सेप्ट है, एवरलास्टिंग ट्रूथ है, इसके ऊपर ये ज्यादातर फोकस करेगा। क्योंकि आप देखो, जो आइडिया, जो कॉन्सेप्ट, जो वैल्यू, जो ट्रूथ एवरलास्टिंग होगा, ऐसे ही ट्रूथ के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि जेनरेशंस आफ्टर जेनरेशंस ये ट्रूथ, ये आइडिया, ये फिलॉसफी, ये कैरिड फॉरवर्ड होगा, ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होगा। और ये जो इम्पैक्ट पहले वाले में डाल रहा था, ये नेक्स्ट जनरेशन में भी वही इम्पैक्ट डालेगा। इसी को ही कहा जा रहा है एवर लास्टिंग थॉट्स या फिर एवर लास्टिंग वैल्यूज। तो ऐसे वैल्यूज के ऊपर फोकस करता है पेरिनियल फिलॉसफी। अगर हम सिंपल वे में विचार करेंगे तो जो सोसाइटी में कुछ वैल्यू सिस्टम होता है, कोई भी सोसाइटी आप ले लो, कोई ट्रेडिशंस होता है, उसको हम पास ऑन करते हैं एक जनरेशन से अगले जनरेशन तक। लेकिन सभी ट्रेडिशंस को हम पास ऑन नहीं करते। जो ट्रेडिशंस वैल्यूएबल ट्रेडिशंस है, जो ट्रेडिशंस सोसाइटी को एक वैल्यूएबल इनपुट्स देता है, ऐसे ही ट्रेडिशंस को हम आगे बढ़ाते हैं। हम चाहते हैं कि ये ट्रेडिशंस हमेशा रहे, क्योंकि ये ट्रेडिशंस सोसाइटी को बेटर करने वाला है। ऐसे ट्रेडिशंस क्या करते हैं? जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस पास ऑन होते आते हैं। ऐसे वैल्यू को कहा जा रहा है पेरिनियल वैल्यूज। इसके कई सारे नाम भी है, जैसे हो गया ट्रेडिशनलिज्म, क्योंकि ये ट्रेडिशंस के ऊपर फोकस करता है, जो शाश्वत है, जो जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस पास ऑन करने लायक है, जिसको पास ऑन करने से सोसाइटी बेटर होगा, दुनिया बेटर होगा। ऐसे ट्रेडिशंस को पास ऑन करने की ये बात करेगा, इसीलिए इसको ट्रेडिशनलिज्म कहा जा रहा है। कोई कोई इसको नियोथोमिज्म कहते हैं, कोई कोई इसको रैशनल ह्यूमनिज्म भी कहते हैं। तो क्या है फीचर्स ऑफ पेरिनियल फिलॉसफी, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। इसको कहा जाता है सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव या फिर इनफ्लेक्सिबल फिलॉसफी, क्योंकि ये ऐसे सत्यों के ऊपर फोकस करेगा जो कि कभी बदलेगा ही नहीं, जो कि फिक्स्ड है, कभी परिवर्तन ना होने वाले फिलॉसफी, आइडिया, थॉट्स के ऊपर ये ज्यादा फोकस करेगा। एवरलास्टिंग आइडियाज के ऊपर ये फोकस करेगा, यानी कि उसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगा, चेंज की कोई गुंजाइश नहीं होगा। तभी तो हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास ऑन कर पाएंगे। कई साल भी बीत जाए, वही आइडियोलॉजी सेम ही रहेगा, यानी कि ये इनफ्लेक्सिबल है, यहाँ पर कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और सबसे ज्यादा ये कंजर्वेटिव है, चेंजेस की कोई भी गुंजाइश नहीं है, कंजर्वेटिव नेचर है। ओके, इसको कहा जाता है टीचर सेंट्रिक फिलॉसफी। टीचर सेंट्रिक फिलॉसफी, क्योंकि टीचर को मालूम है कौन से आइडियोलॉजी को बच्चे को देना है, कौन सा आइडियोलॉजी एवर लास्टिंग है, इसीलिए वो क्या करेंगे, एवर लास्टिंग आइडियाज को स्टूडेंट के अंदर फिट करेंगे, सो दैट ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होगा। बहुत सारे पेरेनियल फिलोसोफर तो ऐसे भी कहते हैं कि यही सिर्फ एक ट्रू फिलोसफी है, ट्रू फिलोसफी है, बाकी सब तो चेंज होने वाले हैं, वो तो ट्रू फिलोसफी है ही नहीं। यही एक ट्रू फिलोसफी है, पेरेनियल फिलोसफी ही ट्रू फिलोसफी है, क्योंकि ये जो आइडिया के ऊपर खड़ा है, ये जो कॉन्सेप्ट के ऊपर खड़ा है, ये जो थॉट के ऊपर खड़ा है, वो शाश्वत है, वो एवरलास्टिंग है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन वही फिलोसफी हरदम रहेगा, वही फिलोसफी काम में आएगा, इसीलिए ये ट्रू फिलोसफी है, रियल फिलोसफी है, ऐसा कहना है पेरेनियल फिलोसोफर का। ओके, और एक बात से भी हम इस फिलोसफी को एक ट्रू फिलोसफी कह सकते हैं, क्योंकि जो भी फिलोसफी आते गए, चाहे आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, उसमें कहीं ना कहीं विचारों का चेंज होता गया है जनरेशन टू जनरेशन। जैसे कि आप देखो, सोक्रेट्स आए, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया उसको थोड़ा बहुत चेंज करके प्लेटो ने अपनी आइडिया का कॉन्सेप्ट दिया। फिर बाद में जो चिंतक आए, बाद में जो फिलोसोफर आए, उन्होंने भी प्लेटो का कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मरोड़ के किसी ने मोनाड का कॉन्सेप्ट दे दिया, हिगेल आए, उन्होंने एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट का दे दिया। तो ऐसे जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रीवियस आइडियोलॉजी को थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं। ये ना केवल आइडियलिज्म में है, बाकी जितने भी फिलोसफी है, चाहे वो नेचुरलिज्म हो जाए, चाहे वो रियलिज्म हो जाए, सभी में यही दिक्कत है। अगर आप प्रेगमाटिज्म को भी देखो या फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म
एसेंशियलिज्म को देखो, ये दोनों तो चेंज के ऊपर ही बेस्ड है। तो जितने भी फिलॉसफी है कहीं ना कहीं जनरेशन आफ्टर जनरेशन चेंज होंगे ही होंगे, लेकिन ये एक यूनिक फिलॉसफी है, पेरिनियल फिलॉसफी एक यूनिक फिलॉसफी है जो कि 100 साल पहले जो विचार रखता था 100 साल बाद भी वही विचार होगा, आज भी वही विचार होगा। विचार कभी चेंज होंगे ही नहीं, क्योंकि ये एवर लास्टिंग आइडियाज की बात करेगा, एवर लास्टिंग थॉट्स की बात करेगा, एवर लास्टिंग ट्रूथ की बात करेगा, एवर लास्टिंग वैल्यूज की बात करेगा, यानी कि जो कभी नहीं बदलेगा ऐसे कॉन्सेप्ट को ये ज्यादा फोकस करेगा। इसीलिए इसको ही मानते हैं वो ट्रू फिलोसॉफी। बाकी सब तो बदलने वाला है। जो आइडिया आज बहुत बढ़िया हम बोल रहे हैं वो आइडिया भी कहीं ना कहीं बदल जाएगा, कोई और आएगा इसको चेंज कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। तो ये ट्रू फिलोसॉफी नहीं है, ऐसा कहना है पेरिनियलिस्टों का। और ये कहते हैं यही सिर्फ एक ट्रू फिलोसॉफी है। और ये फिलोसॉफी ज्यादातर आप देखोगे रीजन्स के ऊपर बेस्ड होगा, क्योंकि ये फिलोसॉफी एक व्यू देता है कि कहीं ना कहीं जो भी रियलिटी है वो रियलिटी फंडामेंटल ट्रूथ से होकर ही आता है। फंडामेंटल ट्रूथ जैसे कि गॉड से रिलेटेड है, जो हाईएस्ट ट्रूथ है वहां से ही रियल ट्रूथ आएगा, ऐसा कहना है पेरिनियल फिलोसॉफी का। और ये फिलोसॉफी ज्यादातर फोकस करेंगे रीजन के ऊपर, रीजन के ऊपर, ड्रिल के ऊपर ये ज्यादा फोकस करेंगे। जो शाश्वत है, जो कभी नहीं बदलेगा, उसको ड्रिल कर दिया जाए, रूट मेमोराइजेशन किया जाए, ताकि वो पास ऑन हो सके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। क्योंकि हमें पता है कि ये जो वैल्यू है, ये जो ट्रूथ है, ये जो आइडिया है, ये हमेशा हमारे काम में आने वाला है। ये एवरलास्टिंग शाश्वत चीजें है, ये शाश्वत मूल्य है, ये शाश्वत आइडियाज है, ये हमेशा हमारे काम में आएगा। इसीलिए हमको पास ऑन करना है। और पास ऑन करने के लिए बच्चों को एज इट इज सिखाना पड़ेगा। एज इट इज माना ड्रिल कराना पड़ेगा, रूट मेमोराइजेशन कराना पड़ेगा, ये कहना है पेरिनियल फिलोसॉफी का। और रीजनिंग क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये मानते हैं जो भी रियलिटीज है वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल फिक्स ट्रूथ के ऊपर रिलेट करता है। रीजनिंग के द्वारा ही हम उसको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। ओके, हम एपिस्टोमोलॉजी में भी पढ़ेंगे, ये दो मार्ग ही बताएंगे ताकि हम ट्रूथ को एज इट इज जान पाए, बेहतर ढंग में जान पाए। ये कहेंगे रीजनिंग के द्वारा, रीजनिंग के द्वारा हम ट्रूथ को बेटर वे में जान सकते हैं, रैशनल थिंकिंग के द्वारा बेटर वे में जान सकते हैं, या फिर रेवलेशंस के द्वारा हम सत्य को बेटर वे में जान सकते हैं। जो पेरिनियल सत्य है, जो एवरलास्टिंग सत्य है, उसको हम जान सकते हैं। ओके, इसका एक बहुत ही बड़ा फिलोसोफर है एडलर, मोर्टिमर एडलर, जो है बहुत ही बड़े यहाँ के विचारक है। ये तो ऐसे कह देते हैं ये सबसे ज्यादा ट्रस्टेड फिलोसॉफी है, इट इज द मोस्ट ट्रस्टेड फिलोसॉफी, क्योंकि ये टाइमलेस ऑन चेंज प्रॉपर्टीज के ऊपर फोकस करता है, टाइमलेस आइडियाज के ऊपर फोकस करता है, एवरलास्टिंग आइडियाज के ऊपर फोकस करता है। यहाँ पर एक शब्द आपके कानों में बार बार आएगा कि ये एवरलास्टिंग आइडियाज के ऊपर फोकस करता है। एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग एंड एवरलास्टिंग के ऊपर ये ज्यादा फोकस करेगा। ये क्वेश्चंस बार बार आया है, इसीलिए इसको भी अच्छे से याद रखना है कि जो एवरलास्टिंग होगा उसके ऊपर ये ज्यादा फोकस करेंगे। तो ये बेस्ड है आइडियालिज्म और रियलिज्म दोनों के ऊपर, और उसके साथ साथ नियोथोमिज्म के ऊपर ये कहीं ना कहीं बेस्ड है। इसके अगर हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे तो जो एंशिएंट पीरियड है, एंशिएंट पीरियड में या फिर प्री क्रिश्चियनिटी पीरियड में अगर हम देखेंगे, एक फिलोसोफर आएगा जिनका फिलोसॉफी एक एवरलास्टिंग आइडिया को देने की कोशिश करेगा, वो है रियलिज्म के फादर, जिसको हम कहते हैं अरिस्टोटल। अरिस्टोटल का जो सब्सटेंस का आइडिया है, सब्सटेंस, इसी सब्सटेंस के ऊपर बेस्ड होगा पेरिनियल फिलोसॉफी, जो कि एक्वानस देंगे। अरिस्टोटल क्या कहते हैं? अरिस्टोटल कहते हैं सब्सटेंस से ही ये दुनिया गढ़ा है, और सब्सटेंस को वो दो तरीके से डिफाइन करते हैं। सब्सटेंस एक होता है मैटर, और उसी मैटर का कोई ना कोई फॉर्म होता है। ये दो तरीके से सब्सटेंस को वो डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि हम ऐसे कह सकते हैं, तो मैटर जो भी होते हैं ये कहीं ना कहीं बेस होते हैं, और इस बेस को जो एक स्ट्रक्चर देने वाला है, जो एक हायरार्की देने वाला है, जो एक पिरामिडल फॉर्म देने वाला है, वो कहीं ना कहीं फॉर्म है। अगर हम ऐसे समझे कि बॉल प्लास्टिक से बना है या फिर कोई अदर मटेरियल से बना है, ये मैटर है, बॉल एक मैटर है। लेकिन बॉल कहने से क्या हो रहा है, आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो रहा है, और इमेज का कोई ना कोई एक फॉर्म होगा। एक राउंड बॉल है या फिर
फिर एक टेनिस बॉल है या फिर कुछ ना कुछ आकार आपके दिमाग में आएगा, यानी कि कोई ना कोई फॉर्म्स आएगा। तो फॉर्म्स और मैटर दोनों कंबाइन रूप में इस दुनिया में रहते हैं, यानी कि ये जो मैटर है अरिस्टोटल के हिसाब से एक प्योर पोटेंशियलिटी है। प्योर पोटेंशियलिटी, ये मैटर फॉर्म को एक्वायर करके ही ये दुनिया में उसका वजूद आएगा, इस दुनिया में उसका वजूद आएगा। तो ये जो सब्सटेंस का आइडिया है अरिस्टोटल का, ये सब्सटेंस के आइडिया को लेके बाद में एक फिलोसोफर आएंगे जो कि है थॉमस एक्वाइनस। ओके, थॉमस एक्वाइनस ये क्या करेंगे, इसको लेके अपना जो क्रिश्चियनिटी का प्रिंसिपल है, क्रिश्चियन प्रिंसिपल फेथ फिलोसॉफी जो है, इसको ये मिक्स कर देंगे, यानी कि देखो रियलिज्म के साथ आइडियलिज्म को ये कंबाइन कर देंगे और एक नए फिलोसॉफी का संरचना करेंगे जिसको हम कह रहे हैं पेरिनियल फिलोसॉफी। इसीलिए थॉमस एक्वाइनस को कहा जाता है पेरिनियल फिलोसॉफी का फादर। ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है पीजीटी का जो एग्जाम हुआ था 2023 में, पीजीटी का क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस आया हुआ है कि कौन फादर है पेरिनियल फिलोसॉफी का। ये है थॉमस एक्विनस। ओके, ये क्या कहते हैं, दुनिया में जो सेक्रेड सब्सटेंस है, सेक्रेड सब्सटेंस, देखो एक्वाइनस क्या कर रहे हैं, सब्सटेंस के साथ डिविनिटी को जोड़ रहे। वो कह रहे हैं दुनिया में एक प्योर सब्सटेंस है, प्योर एग्जिस्टेंस है, जिसको वो नाम देते हैं वो है गॉड। गॉड ही वो प्योर सब्सटेंस है, प्योर एग्जिस्टेंस है, जिसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वास्तव में एक्चुअलिटी के ऊपर बेस है। प्योर एग्जिस्टेंस या फिर प्योर एक्चुअलिटी ही गॉड है, ये कहना है थॉमस एक्विनस का। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज मोर सेक्रेड और डिवाइन एंड इट रिजेक्ट चेंजेस। क्योंकि ये एवरलास्टिंग आइडियाज की बात करेगा, एवरलास्टिंग यानी कि शाश्वत चीजों के ऊपर ये फोकस करेगा, इसीलिए ये किसको रिजेक्ट करेगा, चेंज को रिजेक्ट करेगा। तो यहाँ पर एक फिलोसॉफी को ये रिजेक्ट कर रहा है। चेंज के ऊपर कौन सा फिलोसॉफी ज्यादा तवज्जो देता है, वो है प्रैग्मेटिज्म या फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म। ये दोनों चेंज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, ये दोनों को ये रिजेक्ट कर रहा है क्योंकि ये चेंज को रिजेक्ट कर रहा है। ओके, तो ये किसके ऊपर ज्यादा फोकस करेगा, डिविनिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा, सेक्रेड चीजों के ऊपर, पवित्र चीजों के ऊपर ये ज्यादा फोकस करेगा, एवरलास्टिंग चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा और चेंज को ये क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। ओके, तो कौन कौन से फिलोसोफर है इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। पहले हमने पढ़ लिया है थॉमस एक्विनस, जिसको फादर ऑफ पेरिनियल फिलोसॉफी कहा जाता है। फिर जैक्स मेरिटियन, ये भी क्वेश्चंस में आता है। इनका एक फेमस बुक है जो कि है इंट्रोडक्शंस ऑफ फिलोसॉफी, ये भी क्वेश्चंस में आता है, इसको भी अच्छे से याद करना है। ये भी एक पेरिनियल फिलोसोफर है। फिर नेक्स्ट फिलोसोफर है रॉबर्ट हॉचिंस, ये भी बहुत ही फेमस है। फिर एडलर भी बहुत ही फेमस है। इन दोनों का एक बहुत ही फेमस बुक है जो कि बार बार क्वेश्चंस में आता है, ग्रेट बुक्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। ग्रेट बुक्स ऑफ, यहाँ पर जो बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं, जो बड़े बड़े फिलोसोफर हुए हैं, उनके एवरलास्टिंग आइडिया जो कि जनरेशन टू जनरेशन काम में आएंगे, ऐसे फिलोसोफर के आइडियाज को यहाँ पर संकलित किया गया है। टोटल वेस्टर्न फिलोसॉफी के बड़े बड़े थिंकर्स, बड़े बड़े थॉट्स को यहाँ पर संकलित किया गया है। इतना बेहतरीन बुक है ये, ग्रेट बुक्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। और ये किसने लिखा है, रॉबर्ट हॉचिंस ने और एडलर ने। इसको भी अच्छे से याद करना है। ओके, और हॉचिंस और एडलर का जो ग्रेट बुक्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड है, वहां पर एक कोट, बहुत ही फेमस कोट है जो कि एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, उसको भी आप अच्छे से याद कर लो। यहाँ पर वो कहते हैं, ग्रेट बुक्स आर ग्रेट टीचर्स। ग्रेट बुक्स आर ग्रेट टीचर। ग्रेट बुक्स माना जो फिलोसॉफिकल बुक है या फिर जो बड़े बड़े चिंतक है, बड़े बड़े विचारक है, बड़े बड़े फिलोसोफर है, उनके यहाँ से जो थॉट्स आएगा, उनके यहाँ से जो आइडिया आएगा, जो कि एवरलास्टिंग होगा, जो कि सारे मानव समाज को बेहतर बनाएगा, अच्छा बनाएगा, सर्वश्रेष्ठ बनाएगा। ऐसे आइडिया, ऐसे फिलोसॉफी, ऐसे महान बुक, ऐसे महान चिंतन क्या करेगा, ऐसे महान चिंतन सबसे बड़ा शिक्षक है, ये कहना है हॉचिंस का या फिर एडलर का। ये भी कोट्स आया हुआ है, इसको अच्छे से याद कर लो। ऐसे करके क्वेश्चंस पूछ सकता है कि ग्रेट बुक्स आर ग्रेट टीचर्स, ये कौन से फिलोसॉफी से एसोसिएट होता है, ये होता है पेरिनियल फिलोसॉफी से। तो क्या है फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट पेरिनियलिज्म का, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। क्या है डीप कोर आइडियोलॉजी, किसको वो मानते हैं, रियलिटी, वो सारा कुछ यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो पेरिनियलिज्म के हिसाब से पेरिनियलिस्ट कौन है? पेरिनियलिस्ट वो है जो पेरिनियल ट्रूथ के ऊपर विश्वास करेगा। पेरिनियल ट्रूथ माना जब संसार
की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तो कुछ ऐसा शाश्वत सत्य था जो कि अभी भी है, जो कि संसार खत्म होने के बाद भी रहेगा। ऐसा कुछ तो है जो कि एवर लास्टिंग है। उस एवर लास्टिंग ट्रूथ के ऊपर, उस एवर लास्टिंग बिलीफ के ऊपर, उस एवर लास्टिंग वैल्यूज के ऊपर जो बिलीव करता है वो वास्तव में पेरिनियलिस्ट है, ऐसा कहना है पेरिनियलिज्म का। ओके, और वो जो पेरिनियल थिंग्स होगा, पेरिनियल ट्रूथ होगा, पेरिनियल वैल्यूज होगा, वो कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल देते हैं मेटाफिजिकल एस्पेक्ट ही होगा, जैसे कि गॉड हो गया, सोल हो गया, वर्ल्ड हो गया। ऐसा तो कुछ ना कुछ शाश्वत होता ही होता है जो बियॉन्ड स्पेस है, बियॉन्ड टाइम है, वो हरदम रहेगा ही रहेगा। ये है पेरिनियल फिलोसॉफी का कोर आइडियोलॉजी। तो क्या है इसका मेटाफिजिकल एस्पेक्ट, एपिस्टोमोलॉजिकल एस्पेक्ट या फिर एक्सियोलॉजिकल एस्पेक्ट, वो भी हम आगे चल के देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे क्या है रियलिटी पेरिनियलिज्म फिलोसॉफी के हिसाब से, या फिर क्या है इसका मेटाफिजिकल एस्पेक्ट, उसको हम देख लेते हैं। तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा, पेरिनियल फिलोसॉफी कहीं ना कहीं रियलिज्म और उसके साथ साथ आइडियालिज्म, ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, जहां पर सब्सटेंस की बात किया जाएगा, लेकिन सब्सटेंस को स्पिरिचुअल सेंस में, यानी कि एब्सोल्यूट सब्सटेंस या फिर डिवाइन सब्सटेंस या फिर प्योर सब्सटेंस के आधार पे उसको देखा जाएगा। तो पेरिनियल फिलोसॉफी कहीं ना कहीं ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर ऐसे यूनिवर्सल विजडम के ऊपर बिलीव करता है जो कि ट्रांसेंडेंट है, जो कि कल्चर और रिलीजन के ऊपर बेस्ड है। तो गॉड के बारे में पेरिनियलिज्म क्या कहते हैं उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। गॉड, सोल या फिर वर्ल्ड के बारे में ये क्या कहते हैं उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। पेरिनियलिस्ट ज्यादातर आप देखोगे गॉड को ये शाश्वत मानेंगे, गॉड को इटर्नल मानेंगे, गॉड को ट्रांसेंडेंट मानेंगे और कहेंगे कि गॉड सबसे बड़ा एसेंस है या फिर गॉड प्योर एक्चुअलिटी है। ये जो कॉन्सेप्ट है प्योर एक्चुअलिटी, ये थॉमस एक्विनस का एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमने पहले भी देखा था, जो कि अरिस्टोटल का सब्सटेंस का कॉन्सेप्ट है, उसको एनलार्ज करके, उसको रिवाइज करके, उसको मॉडिफाई करके थॉमस एक्विनस इसका कॉन्सेप्ट देते हैं। गॉड सबसे प्योरेस्ट एक्चुअलिटी है या फिर सुप्रीम एक्चुअलिटी है, सुप्रीम एग्जिस्टेंस है, प्योर एग्जिस्टेंस है, जो कि सारे लिमिटेशन से परे है, सारे लिमिटेशंस की बियॉन्ड है। और ये मानते हैं कि गॉड ही सभी अल्टीमेट रियलिटी, विजडम, सभी का अल्टीमेट सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स है, क्योंकि गॉड ही सबसे प्योरेस्ट एसेंस है, प्योरेस्ट एग्जिस्टेंस है, प्योरेस्ट एक्चुअलिटी है। उसी से ही बाकी सारे के सारे रियलिटी, विजडम सारा निकलेगा। ओके, फिर सोल के बारे में, सेल्फ के बारे में ये क्या कहते हैं। पेरिनियलिस्ट मानते हैं कि सभी के अंदर कोई ना कोई इटर्नल ऑन चेंजिंग एसेंस है, जिसको वो नाम देते हैं सोल या फिर ट्रू सेल्फ वो कहते हैं। और ये जो सोल का कॉन्सेप्ट है, ये जो सेल्फ का कॉन्सेप्ट है, ये कहते हैं ये एक्सटर्नल वर्ल्ड के इन्फ्लुएंस के बियॉन्ड है। अगर इन्फ्लुएंस में आता तो क्या होता, उसमें भी चेंजेस आते और चेंजेस को ये रिजेक्ट करते हैं। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट देते हैं क्या, सोल जो है, प्योर सोल जो है, प्योर सेल्फ जो है, वो बाहर के सारे इन्फ्लुएंस से बियॉन्ड है, उससे परे है। ओके, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो हम वर्ड यूज करते हैं निर्लेप कॉन्सेप्ट, निर्लेप, कोई भी लेप नहीं लगता, कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता, ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इसको ही इंडिकेट कर रहा है, यानी कि बियॉन्ड इन्फ्लुएंस ऑफ एनी थिंग्स। ओके, और इस एक्चुअलिटी को, इस सेल्फ को, इस सोल को कौन जान सकता है, जो सेल्फ डिस्कवरी के प्रोसेस में जाएगा, जो सेल्फ डिस्कवरी या की आत्म खोज की जर्नी में जाएगा, आत्म खोज की यात्रा में जाएगा, वही इस टाइमलेस एस्पेक्ट को, टाइमलेस एसेंस को, अनचेंजिंग एसेंस को जान पाएगा, जिसको हम सोल कह रहे हैं, जिसको हम सेल्फ कह रहे हैं। फिर है वर्ल्ड के बारे में पेरिनियलिज्म क्या कहता है। पेरिनियलिस्ट मानते हैं कि जो भी एग्जिस्टेंसेस है, जो कि शाश्वत है, जो कि इटर्नल है, जो एवरलास्टिंग है, ये क्यों एवरलास्टिंग हो पा रहा है, ये क्यों जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो पा रहा है, क्योंकि इनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ कनेक्टिविटी है या फिर इंटरकनेक्टेडनेस है, जिसके द्वारा ये सारे के सारे चीजें इंटरकनेक्टेड होके आगे बढ़ रहे हैं। पेरिनियलिज्म इसको एक वर्ड से इंडिकेट करते हैं, वो है डिवाइन ऑर्डर। एक पर्टिकुलर डिविनिटी का एक ऑर्डर है, एक डिवाइन ऑर्डर है, और इसी डिवाइन ऑर्डर के चलते सारे के सारे जो एग्जिस्टेंस है वो एक परफेक्ट हार्मोनी में, परफेक्ट बैलेंस में, परफेक्ट इंटरकनेक्टेडनेस में रहते हैं।
ये कहना है पेरिनियलिज्म का। फिर स्पिरिचुअल इवोल्यूशंस के बारे में क्या कहते हैं पेरिनियलिस्ट, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। ये कहते हैं कि इंडिविजुअल में या फिर सेल्फ में इतना पोटेंशियल है कि वो क्या कर सकता है, वो खुद को डिस्कवर कर सकता है। सेल्फ डिस्कवरी के जर्नी में खुद का वो डिवाइन नेचर को वो रियलाइज कर सकता है। तो क्या है एपिस्टोमोलॉजिकल एस्पेक्ट, ज्ञान क्या है, ज्ञान के सोर्सेस क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं पेरिनियलिज्म, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ज्यादातर पेरिनियलिस्ट क्या बिलीव करते हैं, वो कहते हैं ऑब्जेक्टिव रियलिटी बियॉन्ड एक्सपीरियंस है। बियॉन्ड एक्सपीरियंस है वो शाश्वत सत्य, वो शाश्वत वैल्यू को रियलाइज करना, ये बियॉन्ड एक्सपीरियंस है। वो कहते हैं ये केवल और केवल माइंड के द्वारा ही हम जान सकते हैं। वो दो ही मार्ग बताते हैं, एक है रीजन्स, थ्रू रीजन्स, और दूसरा है रेवल्यूशंस या फिर इंट्यूशंस। डिवाइन इंट्यूशंस के द्वारा या फिर डिवाइन रेवल्यूशंस के द्वारा हम जान सकते हैं या फिर रीजन्स के द्वारा जान सकते हैं। दो ही मार्ग है उस परम सत्ता को जान पाना या फिर प्योर एग्जिस्टेंस को जान पाना या फिर प्योर सब्सटेंस को जान पाने की दो ही मार्ग बताते हैं पेरिनियलिस्ट। थॉमस एक्विनस क्या बताते हैं, थॉमस एक्विनस जो दो विधियां बता रहे हैं कि जो कि अरिस्टोटल से लिया गया है, अरिस्टोटल का जो टोटोलॉजी है वहां से इंस्पायर है। दो मार्ग वो है रीजनिंग, ओके, रीजनिंग हो गया, और दूसरा हो गया रेवलेशंस, ओके, रेवलेशंस। तो रीजनिंग के द्वारा किसको हम जान पाएंगे, रीजनिंग के द्वारा द वर्ल्ड ऑफ नेचर, ओके, द वर्ल्ड ऑफ नेचर को हम जान पाएंगे। उस प्रकृति को हम रीजन्स के द्वारा, तर्क के द्वारा जान पाएंगे। लेकिन रेवलेशंस के द्वारा ये प्योर एग्जिस्टेंस जो है, जो शाश्वत एग्जिस्टेंस है, जिसको हम गॉड कह रहे हैं, जो प्योर सब्सटेंस है, उसको हम केवल और केवल रेवलेशंस के द्वारा ही जान सकते हैं। तो दो ही मार्ग बताते हैं सोर्सेस ऑफ नॉलेज का, वो है रीजनिंग और रेवलेशंस, ओके। कई जगह पर अगर आप देखोगे तीन तरह के नोइंग के बारे में बात किया जाता है। एक साइंटिफिक अप्रोच है या फिर सिंथेटिक अप्रोच है, इसको वो लोएस्ट लेवल कहते हैं। फिर दूसरा है एनालिटिकल या फिर इंट्यूटिव नोइंग, लेकिन सबसे जो हाईएस्ट मानते हैं वो है रेवलेटोरी नोइंग या फिर रेवलेशंस या फिर मिस्टिकल एक्सपीरियंस जो होता है, जो रेवलेशंस के द्वारा, इसको वो हाईएस्ट लेवल ऑफ नोइंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ से ही प्योर एग्जिस्टेंस का रेवलेशंस होगा, प्योर सब्सटेंस को आप जान पाओगे, ओके। तो क्या है एक्सियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ पेरिनियलिज्म, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर वैल्यू की बात किया जाएगा, ट्रूथ के बारे में, एथिक्स के बारे में या फिर एस्थेटिकल एस्पेक्ट के बारे में बात किया जाएगा। तो पहले हम ट्रूथ को जान लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रूथ एज पर पेरिनियलिज्म, ट्रूथ के बारे में ये क्या कहते हैं। ट्रूथ को जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उस चीज की एसेंस को जानना पड़ेगा। किसी की भी ट्रूथ को जानना है तो उसका एसेंस को जानना पड़ेगा, क्योंकि पेरिनियलिज्म एवरलास्टिंग आइडियाज के ऊपर फोकस करता है, जो कभी चेंज नहीं होता, जो शाश्वत है, जो आज भी है, जो अतीत में भी था और जो भविष्य में भी होगा, ऐसे कॉन्सेप्ट पर विश्वास करता है। तो उसको जानने के लिए पहले हमको एसेंस जानना पड़ेगा, और एसेंस को जानने के लिए ये कुछ मार्ग बताते हैं, जैसे कि इंट्यूशंस हो गया, फेथ हो गया, रेवलेशंस हो गया। इसी के द्वारा ही हम एंटायर ट्रूथ को जान पाएंगे, राइट ट्रूथ को जान पाएंगे। तो पेरिनियलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है ये ज्यादातर ऑन्टोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, यानी कि मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है या फिर टेलियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रियलिटी कहीं ना कहीं लॉजिकल, परमानेंट या फिर ऑन चेंजिंग हो सकता है, ओके, लॉजिकल, परमानेंट और ऑन चेंजिंग। तो ट्रूथ भी क्या होगा, लॉजिकल होगा, परमानेंट होगा और ऑन चेंजिंग होगा। ये तीन एस्पेक्ट के ऊपर ट्रूथ खड़ा होगा। तो फिर वैल्यू क्या है, व्हाट इज वैल्यू एज पर पेरिनियलिज्म। पेरिनियलिज्म ऐसे हायर वैल्यूज को फोकस करता है, ऐसे ट्रांसेंडेंट वैल्यूज के ऊपर फोकस करता है, जो कि बियॉन्ड मटेरियल कंसर्न होगा, बियॉन्ड मटेरियलिस्टिक आइडियोलॉजी होगा, क्योंकि ये शाश्वत चीजों के ऊपर फोकस करेगा, एवरलास्टिंग चीजों के ऊपर फोकस करेगा। ये वर्ड ना बार बार आएगा, एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग
लास्टिंग, ये वर्ड बार बार आएगा। एवर लास्टिंग का कॉन्सेप्ट, इसका एक कोर कॉन्सेप्ट है। तो वैल्यू भी होगा तो एवर लास्टिंग हो जाएगा, ट्रूथ भी होगा तो एवर लास्टिंग हो जाएगा। यानी कि वो वैल्यू जो कि टाइम और स्पेस के बियॉन्ड क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं वन जनरेशन से अदर जनरेशन तक, ऐसे वैल्यू को ये तवज्जो देंगे, ऐसे वैल्यू के ऊपर ये स्ट्रांगली इम्फासिस करेंगे। तो ऐसे वैल्यू ज़्यादातर क्या होंगे, इटर्नल होंगे, अनचेंजिंग होंगे और कहीं ना कहीं ये डिवाइन ऑर्डर को रिफ्लेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं ये गॉड के साथ रिलेट करेंगे। ज़्यादातर आप देखोगे कि ये जो पेरेनियल फिलॉसफी है, क्योंकि ये रिलीजियस बेस्ड रियलिस्टिक फिलॉसफी है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हाईएस्ट एसेंस है, हाईएस्ट सब्सटेंस है या फिर गॉड है, जिसको हम गॉड वर्ड कह रहे हैं, उसका एक डिफाइंड ऑर्डर को ये रिफ्लेक्ट करेगा। वही वास्तव में मूल्य होगा या फिर उसका राइट वैल्यू होगा, उसी को ही हम राइट वैल्यू कहेंगे या फिर पेरिनियल वैल्यू कहेंगे। तो पेरिनियलिज्म के हिसाब से क्या है गुड या फिर क्या है एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो क्योंकि पेरिनियल कॉन्सेप्ट भी एवरलास्टिंग के ऊपर फोकस करता है, तो ऐसे बिलीफ को, ऐसे प्रिंसिपल को, ऐसे एथिक्स को, ऐसे मोरालिटी को वो एक्सेप्ट करेंगे जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा, जो कि सभी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ऐसे आदर्शों को, ऐसे एथिकल प्रिंसिपल को ये क्या कहेंगे, ये रियल एथिक्स मानेंगे। तो ऐसे एथिकल प्रिंसिपल या फिर ऐसे मोरालिटी क्या करेंगे, हम ऐसे मोरालिटी को हम ढूंढेंगे जो कि कल्चरल और हिस्टोरिकल डिफरेंसेस के बियॉन्ड होगा, उससे ट्रांसेंडेंट होगा और ये एवरलास्टिंग होगा। ये मानव का उपकार करेगा, मानव को एक बेटर दिशा देगा, मानव को व्हाट इज गुड ये आइडिया देगा। ऐसे प्रिंसिपल को ही हम स्थानित करेंगे, ये कहना है पेरिनियलिज्म का। तो पेरिनियलिस्ट क्या करेंगे, ऐसे वर्च्यू को तवज्जो देंगे जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, इंटीग्रिटी, ह्यूमिलिटी, सेल्फलेसनेस, ऐसे कंपोनेंट को वो ज्यादा तवज्जो देंगे, क्योंकि इसी वैल्यू के द्वारा एक बेटर वर्ल्ड की क्रिएशन हो सकता है, जो कि हमें मदद करेगा एक एथिकल लिविंग जीने में। ओके, एक एथिकल लिविंग जीने में ये मददगार होगा। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया एस्थेटिकल एस्पेक्ट ऑफ पेरिनियलिज्म, यानी कि व्हाट इज ब्यूटी। ब्यूटी के बारे में ये क्या कहते हैं, ये कहीं ना कहीं ब्यूटी को कोई भी मेटेरियल वर्ल्ड से जोड़ के नहीं देखते। जो हाईएस्ट एसेंस है, यानी कि जो एब्सोल्यूट रियलिटी है, यानी कि जो प्योर सब्सटेंस है, गॉड है, उसी के साथ कनेक्ट होने वाली जो ब्यूटी है, वो नेचर भी हो सकता है, कोई आर्ट भी हो सकता है, कोई एक्सप्रेशंस भी हो सकता है। लेकिन वो एक्सप्रेशंस, वो आर्ट या फिर वो नेचुरल ब्यूटी अगर हायर रियलिटी के साथ कनेक्टेड है, तो उसको ही वो क्या कहेंगे, उसको ही वो ब्यूटी के हिसाब से अप्रिसिएट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उसको ही वो एस्थेटिकल एसेंस के रूप में लेंगे। फिर फॉर्म्स ऑफ पेरिनियलिज्म को भी देख लेते हैं। ज़्यादातर आप देखोगे दो तरह की पेरिनियल फिलॉसफी है, एक है सेकुलर पेरिनियलिज्म और दूसरा है रिलीजियस पेरिनियलिज्म या फिर थीस्टिक पेरिनियलिज्म। ओके, तो पहले देख लेते हैं सेकुलर पेरिनियलिज्म, फिर देखेंगे थीस्टिक। ओके, तो सेकुलर जो पेरिनियलिज्म है उसको प्राइमरीली प्रमोट करने वाले हैं हॉचिंस और एडलर। ओके, हॉचिंस और एडलर जो कि ज़्यादातर किसके ऊपर फोकस करेंगे, ग्रेट बुक्स के ऊपर फोकस करेंगे, ग्रेट आइडियोलॉजी के ऊपर फोकस करेंगे, ग्रेट टीचर्स के ऊपर फोकस करेंगे। पिछले साल मैं पीजीटी का क्लासेस नहीं ले पाया था, एसएसबी का ही क्लासेस लिया था, तो एक बच्ची ने क्वेश्चंस पूछा था कि इतने सारे फिलॉसफी होने के बाद पेरिनियलिज्म फिलॉसफी क्यों इवॉल्व हुआ, क्यों फिर पेरिनियलिज्म फिलॉसफी आया, इसके आने के पीछे क्या रहस्य था। क्योंकि देखो, कुछ ऐसे आइडियोलॉजी होते हैं, कुछ ऐसे सत्य होते हैं कि जो हम चाहते हैं कि वो हमेशा के लिए रहे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। वो कहीं ना कहीं ह्यूमन सिविलाइजेशंस को बेटर करेगा, ह्यूमन सिविलाइजेशंस को आगे लेगा, इसीलिए उसको हम कंजर्व करना चाहते हैं, उसको हम आगे ट्रांसफर करना चाहते हैं, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करना चाहते हैं। नहीं तो क्या होता है, ऐसे वैल्यूज, ऐसे आइडिया समय के चलते खो जाते हैं, समय के चलते नष्ट हो जाते हैं या फिर लुप्त हो जाते हैं। इसीलिए ये जो बड़े बड़े थिंकर्स आएंगे, हॉचिंस हो गए, एडलर हो गए, ये क्या करेंगे, ऐसे बड़े बड़े विचारक जो है, ऐसे बड़े बड़े चिंतक जो है, जिन्होंने सारे उम्र लगा दिया एक आइडियोलॉजी को जानने में, एक थॉट्स को जानने
बनाने में, एक प्रिंसिपल को डिटरमाइन करने में, और उनका जो वैल्यूएबल आइडियाज़ है, उनका जो वैल्यूएबल प्रिंसिपल है, उसी प्रिंसिपल को, वैल्यूएबल आइडियाज़ को वो क्या करेंगे, उनका जो बुक है, उनके बुक में वो क्या करेंगे, स्थानित करेंगे, ग्रेट बुक्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। तो इसी बुक के अंदर ये क्या करेंगे, एडलर और हॉचिंस क्या करेंगे, वो सारे थॉट्स को, वो क्लासिकल टाइमलेस थॉट्स को, वो रेवोल्यूशनरी आइडियाज को, जो कि सारे विश्व को एक नया दिशा दे सकता है, ऐसे आइडियोलॉजी, ऐसे नॉलेज को वो क्या करेंगे, इसी बुक्स में वो स्थानित करेंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये बियॉन्ड रिलीजन हो रहा है, कोई स्पेसिफिक रिलीजन को ये रिलेट नहीं कर रहा है, ये बियॉन्ड रिलीजन हो रहा है, ये टोटल ह्यूमन काइंड को एक बेटर वे में ले जाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए ये सेकुलर पेरेनियलिज्म है, ये सेकुलर पेरेनियलिज्म, ये बियॉन्ड रिलीजन है। तो यहाँ का जो फोकस है, जो इंटेलेक्चुअल हेरिटेज है, जो कि बड़े बड़े विद्वानों ने अपने बुद्धि के द्वारा, अपने रीजन्स के द्वारा, अपने थ्रू आउट एक्सपीरियंस के द्वारा इकट्ठा किया हुआ इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजी है, इसको वो क्या करेंगे, एज ए हेरिटेज उसको संरक्षित करेंगे, उसको पास ऑन करेंगे जनरेशन टू जनरेशन। इसका ये फोकस एरिया है। ओके, तो उनका जो फेमस बुक है ग्रेट बुक्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, ये बहुत ही फेमस बुक है, इसको अच्छे से याद करना है। ये कहीं ना कहीं इस साल शायद क्वेश्चन में आने वाला है। या फिर जो कोट है ग्रेट बुक्स आर ग्रेट टीचर्स, ये भी कहीं ना कहीं हॉचिंस का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, ये भी कहीं ना कहीं शायद क्वेश्चंस आने वाला है। यहाँ से और एक कॉन्सेप्ट भी जुड़ा हुआ है, ग्रेट कॉन्वर्सेशंस। कॉन्वर्सेशंस माना जो बड़े बड़े चिंतक ने ह्यूमन काइंड को चिंतन के द्वारा, कॉन्वर्सेशंस के द्वारा जो बड़े बड़े आइडिया दिया है, जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट दिया है, जो एवरलास्टिंग कॉन्सेप्ट दिया है, जो कि ह्यूमन काइंड को अपलिफ्ट कर सकता है, ऐसे कॉन्वर्सेशंस को वो कहते हैं ग्रेट कॉन्वर्सेशंस ऑफ ग्रेट माइंड्स। तो इसको भी वो क्या करेंगे, इसको ही वो संरक्षित करेंगे और जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करेंगे फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये हो गया सेक्युलर पेरेनियलिज्म। फिर देखेंगे हम रिलीजियस पेरेनियलिज्म, जिसको हम थीस्टिक पेरेनियलिज्म भी कहते हैं। ये ज्यादातर आप देखोगे रिलीजन के ऊपर फोकस करेगा, गॉड के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा, और इसका जो प्रोपाउंडर होंगे वो होंगे थॉमस एक्विनस। थॉमस वो पहले व्यक्ति है, थॉमस एक्विनस पहले व्यक्ति है जो पेरेनियल फिलॉसफी को एक सिस्टेमेटिक मैनर में रिप्रेजेंट कर पाए थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रियलिज्म को आइडियलिज्म के साथ मिक्स कर दिया था और बेटर वे में कैथोलिक चर्च की जो आइडियोलॉजी है, क्रिश्चियनिटी की जो आइडियोलॉजी है और मटेरियलिस्टिक जो आइडियोलॉजी है, उनको कंबाइन करके, इनको फ्यूजन करके एक नए तरह के एक आइडियोलॉजी देने में ये सक्षम हुए थे। तो ये जो थेस्टिक पेरेनियलिस्ट होते हैं, ये ज्यादातर रीजन्स के ऊपर फोकस करते हैं, बीइंग के ऊपर फोकस करते हैं, गॉड के ऊपर फोकस करते हैं, यानी कि मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट में ये ज्यादा खुद को इंडल्ज करते हैं। और ये कहते हैं दो ही तरह से हम ट्रूथ को जान पाते हैं, एक है रीजन्स, प्योर रीजनिंग्स के द्वारा हम जान पाएंगे, रीजनिंग्स के द्वारा ये नेचर को हम बेटर वे में जान पाते हैं, और इंट्यूशंस के द्वारा यानी कि रेवलेशंस के द्वारा हम क्या कर पाएंगे, रेवलेशंस के द्वारा हम वो प्योर एसेंस को, प्योर एग्जिस्टेंस को या फिर गॉड को हम बेटर वे में जान पाते हैं। ये कहना है रिलीजियस पेरेनियलिज्म का। ओके, ये तो था फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पेरेनियलिज्म क्या है और उनका आइडियोलॉजी क्या है मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट, एपिस्टोमोलॉजिकल कॉन्सेप्ट या फिर एक्सियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। फिर एजुकेशंस के बारे में पेरेनियलिज्म क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं, क्योंकि हम एजुकेशंस ही पढ़ रहे हैं, तो एजुकेशन आइडियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेरेनियलिज्म फिलोसॉफी के आधार पे। ओके, तो क्या है एजुकेशनल आइडियोलॉजी पेरेनियलिज्म का वो देख लेते हैं। एजुकेशंस को ये किस नज़र से देखते हैं या फिर एजुकेशंस क्या है एज पर पेरेनियलिज्म वो भी देख लेते हैं। कितना बड़ा कोड ये देते हैं, आप इसको देख सकते हो। एजुकेशंस माना क्या है, एजुकेशंस माना सिखाना, एजुकेशंस माना टीचिंग्स है। टीचिंग्स का माना क्या है, टीचिंग्स का अर्थ है नॉलेज। टीचिंग्स के द्वारा हम नॉलेज को इम्पार्ट कर रहे हैं, राइट नॉलेज, एवरलास्टिंग नॉलेज को हम इम्पार्ट कर रहे हैं, जिसके द्वारा ह्यूमन सिविलाइजेशंस बेटर हो सकता है। और नॉलेज का मतलब ही क्या है, सत्य है। सत्य
सत्य का मतलब क्या है, जो कभी परिवर्तन नहीं होता, यानी कि जो हर जगह सेम ही रहेगा, जो हर जगह एक ही रहेगा, जो अनचेंजिंग है, जो अनअफेक्टेड है, वही वास्तव में सत्य है। तो एजुकेशंस कैसा होना चाहिए, एजुकेशंस हर जगह सेम ही होना चाहिए, यानी कि इंडिया में जो पढ़ाया जा रहा होगा, अमेरिका में वही पढ़ाया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में वही पढ़ाया जाएगा, ऑल वर्ल्ड में एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, ऐसा कहना है पेरेनियलिज्म का। क्योंकि ये मानते हैं जो ह्यूमन नेचर है ये कंसिस्टेंट है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ह्यूमन नेचर सेम ही है, पेरेनियल ही है। और ये भी क्वेश्चंस में आया हुआ है 2023 का जो पीजीटी का क्वेश्चंस था, ऑल स्टूडेंट को एक ही तरह का एजुकेशन देना चाहिए ड्यू टू द कंसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन नेचर, ऐसे करके क्वेश्चंस आया हुआ है। क्योंकि ये किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, एवरलास्टिंग ऑन चेंजिंग आइडियाज के ऊपर फोकस करे, जो कि कभी परिवर्तन नहीं होगा और जो कि हम जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करेंगे। तो ऐसे आइडियाज को अगर हमको जीवित रखना है तो हर जगह में वही आइडिया को ही इम्प्लांट करना पड़ेगा, वही आइडिया को ही सिखाना पड़ेगा, बच्चों को वही आइडियोलॉजी से डेवलप करना पड़ेगा, ये कहना है पेरेनियलिज्म का। तो पेरेनियलिज्म ऐसे चीजों को पढ़ाने की बात करता है जो एवरलास्टिंग है, जो पीपुल के प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, जो एवरलास्टिंग है, जो शाश्वत है, जो कि जनरेशन टू जनरेशन काम आने वाला है। ऐसे आइडियोलॉजी को शिक्षा के द्वारा बच्चों को देना है। तो शिक्षा का लक्ष्य क्या है, एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, वो भी देख लेते हैं। पेरेनियलिज्म ज्यादातर ऐसे एजुकेशन की बात करेगा जो सभी के लिए सेम होगा, सभी जगह के लिए सेम होगा, यानी कि ये क्या कहेंगे, एवरलास्टिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि कोई चेंज की बात नहीं कर रहे हैं। एक ही एजुकेशन को वो इस साल भी दे रहे हैं, 10 साल के बाद भी दे रहे हैं, 100 साल के बाद भी दे रहे हैं, यानी कि इंडिया में भी जो एजुकेशन दिया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, सभी जगह में वही एजुकेशन दिया जा रहा है, यानी कि सेम एजुकेशन फॉर एवरी वन इज गिवन एट एवरी प्लेसेस। तो ये सबसे बड़ा एम है, क्योंकि हर जगह एक ही तरह की एजुकेशन दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि ये मानते हैं सभी में जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट एक ही है। तो ये एक कोर आइडियोलॉजी है पेरेनियलिज्म का, इसको भी अच्छे से आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस एक दो बार पूछ ही लेता है। सेम एजुकेशन फॉर एवरीवन इज ए कोर आइडियोलॉजी ऑफ व्हिच फिलॉसफी, ऐसे करके क्वेश्चंस भी दे सकता है। फिर जो दूसरा एम ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशन का काम ही है मैन को इम्प्रूव करना और मैन को मैन के रूप में कन्वर्ट करना, एक रियल मैन के रूप में, एक एसेंशियल मैन के रूप में कन्वर्ट कर पाना, ये शिक्षा का सबसे बड़ा लक्ष्य है। फिर पेरेनियलिस्ट क्या सोचते हैं, पेरेनियलिस्ट कहते हैं जो ग्रेट आइडिया ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड है, जिसको वो संकलित करके एक बुक भी क्रिएट करते हैं, ग्रेट बुक्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, वो कहते हैं वो आइडिया को बच्चों को एक्वायर करना है, बच्चों को अंडरस्टैंड करना है थ्रू एजुकेशंस। ये एजुकेशंस का ही काम है कि वो आइडिया को बच्चों को रूबरू कराए, वो आइडिया को बच्चे जाने समझे और उसको वो अपनाए, एडॉप्ट करे, ताकि वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो सके, क्योंकि वो एसेंशियल आइडियोलॉजी है, ह्यूमन सिविलाइजेशंस को अपलिफ्ट करने वाला आइडियोलॉजी है। ओके, यहाँ पर कौन से आइडियाज के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा, एवरलास्टिंग आइडियाज के ऊपर, एवरलास्टिंग ट्रूथ के ऊपर फोकस किया जाएगा, जो कि कांस्टेंट रहेगा, हरदम स्थिर रहेगा, जो कि कभी नहीं बदलेगा, जो कि हर समय वही रहेगा, यानी कि ये चेंज को रिजेक्ट करेंगे। ये ऐसे आइडिया को, ऐसे ओवरलास्टिंग ट्रूथ को ही बच्चों को सिखाना चाहिए, ये शिक्षा का सबसे बड़ा काम है। इसीलिए ये किसको अपोज करते हैं, ये चेंज को अपोज करते हैं। बच्चों के माइंड को, बच्चों के नेचर को ऐसे हमको बना देना है ताकि वो एवरलास्टिंग आइडियाज, एवरलास्टिंग ट्रूथ को ही एक्सेप्ट करे, बाकी जो चेंज होने वाला कॉन्सेप्ट है उसको वो रिजेक्ट करे। ये भी एक बहुत ही बड़ा काम है एजुकेशन का। फिर बच्चों का इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, उसके साथ साथ स्पिरिचुअल कैपेसिटी को भी डेवलप करना भी एजुकेशन का सबसे बड़ा काम है, क्योंकि यहाँ पर हम रीजन की बात करते हैं तो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी आ गया, और स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं यानी कि गॉड की बात करते हैं, इटर्नल एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं, तो वो स्पिरिचुअल कैपेसिटी हो गया। तो ये दोनों का डेवलप करना भी एजुकेशन का एक काम है।
फिर पेरिनियलिज्म क्या कहता है, जो नेचर है या फिर ह्यूमन नेचर है, ये सारा कुछ कभी भी परिवर्तन नहीं होता, कभी भी चेंज नहीं होता। दे आर नॉट डायनेमिक बट दे आर कांस्टेंट। वो कभी बदलता नहीं है, वो स्थिर है। कहीं ना कहीं आप वो एसेंस को देखोगे, वो मूल तत्व को देखोगे, वो हरदम कांस्टेंट ही रहता है, वो कभी चेंज ही नहीं होता, वो अनचेंजिंग है। ये कहना है पेरिनियलिज्म का। फिर ये कहते हैं एजुकेशन कैसा होना चाहिए, लॉन्ग हॉल होना चाहिए, ना इमीडिएट हो, ना टेम्पोररी हो या फिर कॉन्टेम्पोररी फेड हो, ये लॉन्ग हॉल हो, यानी कि एवरलास्टिंग की ही ये बात कर रहा है। ऐसे एजुकेशन होना चाहिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी सभी को काम में आते जाए, ह्यूमन सिविलाइजेशन को अपलिफ्ट करते जाए, सोसाइटी को बेटर करते जाए, ऐसा एजुकेशन होना चाहिए, ये कहना है पेरिनियलिज्म का। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा एम ऑफ एजुकेशन है, ताकि एक बेहतर शिक्षा बच्चे पा सके। फिर कोरिकुलम के ऊपर क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। तो कोरिकुलम में वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारे आइडिया इंक्लूड किए जाएंगे जो टाइमलेस कॉन्सेप्ट होंगे, जो कि एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करेंगे, जिसके द्वारा बच्चों में इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी डेवलप होगा, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा, मोरालिटी डेवलप होगा। क्योंकि हम यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी को भी तवज्जो दे रहे हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग के साथ साथ मोरल डेवलपमेंट के ऊपर ये फोकस किया जाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, यहाँ पर ज़्यादातर क्लासिकल लिटरेचर को ज़्यादा अहमियत दिया जाएगा। क्योंकि ये कहते हैं जो क्लासिकल लिटरेचर है, जो बड़े बड़े थिंकर्स के जो आइडियोलॉजी है, थॉट्स है, वो ही मानव समाज को बेहतर दिशा दिखाता है, बेहतर आइडिया देता है। इसीलिए क्लासिकल लिटरेचर पढ़ाया जाएगा, उसके साथ साथ फिलॉसफी और उसके साथ साथ मैथमेटिक्स, साइंस और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को भी पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर पेरिनियलिस्ट एक यूनिवर्सल करिकुलम की बात करेंगे जो सभी में सेम ही रहेगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर वो जो बताते हैं सभी में एक जैसा ही है, पेरिनियल कॉन्सेप्ट सभी में ही है। इसीलिए वो क्या कहेंगे, करिकुलम भी एक जैसा ही होगा, सेम एजुकेशन फॉर एवरी इंडिविजुअल, बिकॉज द एसेंस ऑफ द इंडिविजुअल्स आर सेम। सभी में एसेंस सेम ही है, तो सभी को एक तरह का ही एजुकेशन दिया जाएगा, यानी कि एक प्रकार के एजुकेशन, एक प्रकार के करिकुलम वर्ल्ड वाइड दिया जाएगा, ये कहना है पेरिनियलिज्म का। और पेरिनियलिज्म के जो बहुत ही बड़े विचारक है मॉर्टिमर एडलर, जो कि प्रोफेसर रहे हैं फिलोसफी के कोलंबिया यूनिवर्सिटी का, वो कहते हैं बच्चे सबसे ज्यादा सीखते हैं क्लासिकल लिटरेचर को स्टडी करके या फिर क्लासिकल फिलोसफी को स्टडी करके। क्योंकि जो क्लासिकल फिलोसफी है, क्लासिकल लिटरेचर है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही डीप रूटेड जीवन के गहरे प्रश्नों को छूता है। ये जो डीप लेवल के क्लासिकल टेक्स्ट होते हैं ना, ये जीवन के गहरे प्रश्नों को टच करता है, गहरे आयामों को टच करता है, जिसको लेके हम जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए ये कहते हैं क्लासिकल लिटरेचर को करिकुलम में इंक्लूड करना चाहिए या फिर क्लासिकल फिलोसफी को करिकुलम में इंक्लूड करना चाहिए। इसीलिए इनका एक बुक भी है जो कि सारे जो बड़े बड़े थिंकर्स हैं उनके जो मेन आइडिया है, मेन एसेंस है, मेन थॉट्स है, वहां पर इंक्लूड किया गया है। वो बुक के बारे में भी हमने पढ़ लिया है, जिसको अभी याद है वो कमेंट बॉक्स में उसको लिखो। फिर है मेथड ऑफ टीचिंग, कौन से मेथड को ये ज्यादा तवज्जो देते हैं, कौन से मेथड में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये एवरलास्टिंग आइडियाज के ऊपर, थॉट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। तो ये क्या करेगा, ये ज्यादातर ड्रिल मेथड, मेमोराइजेशन मेथड, रिपीटेशन मेथड या फिर क्रेमिंग मेथड, ये सारे मेथड के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो है टीचर, और इसीलिए यहाँ पर ज्यादातर टीचर सेंटर्ड मेथड ही यूज किया जाएगा, क्योंकि टीचर को पता है कि बच्चे में कौन से वो वैल्यू को लाना है, कौन सा वो एवरलास्टिंग ट्रूथ को बच्चे को सिखाना है या फिर बच्चों के अंदर लाना है। क्योंकि टीचर को ही पता है कि कौन सा वो कॉन्सेप्ट है जिसको बच्चों को मेमोराइज कराना है, वही वो बच्चों के अंदर मेमोराइज कराएंगे या फिर इनकलकेट कराएंगे। इसीलिए यहाँ पर जो एजुकेशन दिया जाएगा, टीचर सेंटर एजुकेशन दिया जाएगा, और यही ट्रेडिशनल मेथड है। और इसको फोस्टर करने के लिए एक ऐसा क्लासरूम क्रिएट किया जाएगा जो कि वेल डिसिप्लिन होगा, वेल स्ट्रक्चर होगा, जहाँ पर बच्चे एक बेटर आइडियाज, एक बेटर नॉलेज को क्रेम कर पाए, ड्रिल कर पाए, मेमोराइज कर पाए, ताकि वो आइडिया को, वो नॉलेज को वो पास ऑन कर पाए जनरेशन टू जनरेशन। ओके, तो यहाँ पर कौन से मेथड ज्यादा फोकस में आएंगे, लेक्चर मेथड, क्योंकि यहाँ पर ड्रिल करवाना है तो टीचर्स लेक्चर मेथड के द्वारा उनको
को शिक्षा देंगे ताकि वो रिपीट करे। फिर हो गया सोक्रेटिक मेथड हो गया, या फिर रीडिंग ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट हो गया। ये भी एक मेथड यहाँ पर सजेस्ट किया जाता है ताकि बच्चे क्लासिकल टेक्स्ट को पढ़े, वहां पर जो मेन आइडिया दिया गया है, मेन थ्योरी दिया गया है, मेन कॉन्सेप्ट दिया गया है, जो कि हमारे लाइफ को और बेटर करेगा और वैल्यूएबल करेगा, ऐसे कॉन्सेप्ट को बच्चे सीखे, बच्चे जाने। तो ये भी एक मेथड दिया गया है रीडिंग ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट। तो ये हो गया मेथड ऑफ टीचिंग। तो स्कूल के बारे में पेरिनियलिस्ट क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। वो कहते हैं स्कूल सबसे हाईएस्ट लेवल में होना चाहिए, क्योंकि स्कूल ही वो प्लेस है, स्कूल ही वो जगह है जहां पर टीचर क्या करेंगे, टीचर जो एवरलास्टिंग आइडियाज है, एवरलास्टिंग ट्रूथ है, एवरलास्टिंग कॉन्सेप्ट है, उसको बच्चे के अंदर इम्प्लांट करेंगे, बच्चों को देंगे, बच्चों को और बेहतर रूप में उसको एक्वायर करेंगे। फिर स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पर क्या किया जाएगा, इंटेलेक्चुअल की ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि बच्चों में रीजनिंग डेवलप हो पाए। रीजनिंग के द्वारा ही वो क्या करेंगे, नेचर को बेटर रूप में एक्सप्लोर कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, स्कूल एक ऐसा प्लेस है जहां पर हम एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट कर पाएंगे एवरलास्टिंग नॉलेज के ऊपर, जो कि हम क्लासिकल लिटरेचर के द्वारा, फिलॉसफी के द्वारा, या फिर जो बड़े बड़े चिंतक हुए हैं, बड़े बड़े विचारक हुए हैं इस सिविलाइजेशंस का, इस दुनिया में, उनका जो थॉट है, उनका जो आइडिया है, उसको बच्चों के अंदर इम्प्लांट कर पाए, बच्चों को दे पाए, बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी जागृत कर पाए ताकि वो आइडिया को बच्चे जाने, बच्चे लाइफ में वो इनकलकेट करे, यूज करे और उसको फिर जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करे। और ये कहाँ होगा, ये स्कूल में ही होगा। स्कूल इज द राइट प्लेस, स्कूल इज द बेस्ट प्लेस वेयर वी पुट अ सॉलिड फाउंडेशंस ओवर ओवरलास्टिंग नॉलेज। तो स्कूल एक ऐसा प्लेस है जहां पर हम बच्चों को एक सॉलिड फाउंडेशंस दे सकते हैं, किसके ऊपर, एवरलास्टिंग नॉलेज के ऊपर। फिर टीचर के बारे में पेरिनियलिज्म क्या कहता है। पेरिनियलिज्म एक टीचर सेंटर फिलॉसफी है, तो टीचर को बहुत ही आगे रखेगा, बहुत ही ऊंचा दर्जा देगा। टीचर को वो ऑथोरिटेटिव फिगर के रूप में मानेगा, क्योंकि वो ही नॉलेज को क्या करेंगे, इम्प्लांट कर रहे हैं या फिर ट्रांसफर कर रहे हैं बच्चों को। पेरिनियलिस्ट के हिसाब से टीचर एक मेंटल डिसिप्लिनरियन पर्सन होना चाहिए। उसके अंदर अगर प्रिंसिपल होगा, एक मोरालिटी होगा, उसके अंदर वैल्यूज होगा, एवरलास्टिंग वैल्यूज होगा, तो वो इजी वे में बच्चों को वही स्किल ट्रांसफर कर पाएगा, वही टेक्निक ट्रांसफर कर पाएगा, वही नॉलेज ट्रांसफर कर पाएगा और बच्चों को एक बेटर ह्यूमन बीइंग, मैन एज मैन में कन्वर्ट कर पाएगा, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है। तो ये टीचर का ही काम है कि बच्चों के अंदर लॉजिकल स्किल हो गया, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप कर पाए, जिसके द्वारा क्या करेंगे, बच्चे बेटर वे में रीजन कर पाएंगे। इसके साथ साथ टीचर क्या होना चाहिए, टीचर एक बेनोवेलेंट टास्क मास्टर होना चाहिए, ताकि वो क्या करे, ताकि वो बच्चों के माइंड्स को और भी एनलार्ज कर पाए, एक रैशनल फैकल्टीज में उनको डेवलप कर पाए, ताकि वो रीजन्स के द्वारा, ताकि वो बेटर लॉजिक के द्वारा दुनिया को और बेटर वे में एक्सप्लोर कर पाए। फिर स्टूडेंट के बारे में पेरिनियलिज्म क्या कहता है। स्टूडेंट को वो एक रैशनल बीइंग के हिसाब से देखता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे टेंडेंसीज है जिसके द्वारा वो राइट ट्रूथ को जान पाएगा, राइट नॉलेज को जान पाएगा थ्रू रीजन्स। इसीलिए टीचर का काम है स्टूडेंट के अंदर रैशनल थिंकिंग को डेवलप करना। इसीलिए स्टूडेंट का भी काम हो गया कि वो अपने आप को एक रैशनल बीइंग समझे और उसके साथ साथ उसके अंदर रैशनल थिंकिंग डेवलप कर पाए, या फिर रैशनली वो चिंतन करने में सक्षम हो पाए। फिर पेरिनियलिस्ट क्या करते हैं, पेरिनियलिस्ट क्योंकि एक टीचर सेंटर अप्रोच है, तो टीचर ही स्टूडेंट को गाइड करेगा ताकि स्टूडेंट क्या कर पाए, स्टूडेंट बेटर वे में सारे एसेंशियल कॉन्सेप्ट को बेटर वे में एक्सप्लोर कर पाए और उसके द्वारा ही अपने आप को बेटर सेव कर पाए, ताकि वो एक बेटर पर्सन में कन्वर्ट हो पाए और समाज को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, या फिर जो एवरलास्टिंग आइडियाज है उसको जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन कर पाए। फिर डिसिप्लिन के बारे में क्या कहता है पेरिनियलिज्म, वो भी दे लेते हैं। पेरिनियलिज्म ऐसा एक एनवायरनमेंट की बात करता है जहां पर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूटीन या फिर स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो किया जाता है, यानी कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के ऊपर ये ज़्यादा फोकस करेगा।
और डिसिप्लिन वो जरिया है जिसके द्वारा हम बच्चों के अंदर फोकस डेवलप करेंगे, इंटेलेक्ट को डेवलप कर पाएंगे और मोरालिटी को डेवलप कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पर डिसिप्लिन के ऊपर कितना जोर दिया जा रहा है। ओके, तो बच्चे जितना ज़्यादा डिसिप्लिन होंगे उतना ही ज़्यादा बच्चे क्या कर पाएंगे, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को उतना ही बेहतर वे में ग्रैप्स कर पाएंगे, ले पाएंगे, समझ पाएंगे और उनके अंदर एक बेटर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डेवलप होगा। ओके, फिर पेरिनियलिस्ट क्या करते हैं, बुक्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जब हमने एडलर को भी पढ़ा, एडलर भी क्या करते हैं, ग्रेट बुक्स, ग्रेट आइडियाज़ के ऊपर ये ज़्यादा फोकस करते हैं। ये एक ऐसा फिलॉसफी है जहाँ पर रीडिंग को एक मेथड ऑफ स्टडी के रूप में देखा जा रहा है। तो कितना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है रीडिंग को आप अनुमान कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हिस्ट्री में बड़े बड़े थिंकर्स हुए हैं, राइटर्स हुए हैं, उनका जो फाइनेस्ट वर्क है, उनका जो वैल्यूएबल वर्क है, उसको पढ़ना, उसको एनालाइज करना, उसको अंडरस्टैंड करना वास्तव में यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, ये कहना है पेरिनियलिज्म का। क्योंकि वहां पर जो आइडिया आएगा, वहां पर जो थॉट्स आएगा, वहां पर जो थिंकिंग आएगा, वहां पर जो वैल्यूज की बातें किया जाएगा, वो लाइफ को देखने का एक अलग ही नजरिया देगा। इसीलिए मैं सभी एस्पिरेंट को भी कहता हूँ, सिर्फ आप अपने जो सिलेबस में थिंकर्स वगैरह के नाम है, जैसे गांधी हो गए, टैगोर हो गए, रूसो हो गए, डीबी हो गए, जो भी थिंकर्स वगैरह है, उनको सिर्फ सिलेबस में है इसीलिए पढ़ना नहीं है। आपको टीचर्स बनना है तो आपको बड़े बड़े थिंकर्स, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे अदर फील्ड से रिलेटेड हो, जो भी सोसाइटी को बेटर करने में मददगार बने हैं, उनके आइडियोलॉजी को पढ़ना है, ताकि आपके पास इतना ज़्यादा एग्जाम्पल हो, इतना ज़्यादा नॉलेज हो वेरियस फील्ड का, आप बच्चों को वेरियस वे में, वेराइटीज़ के वे में एग्जाम्पल दे पाए और बच्चों को लगे कि मेरा टीचर सबसे बढ़िया है। क्योंकि इतना ज़्यादा एग्जाम्पल देते हैं, लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं उनके पास सभी प्रॉब्लम का कोई ना कोई एग्जाम्पल होता ही होता है, लाइफ रिलेटेड एग्जाम्पल होता ही होता है। ये जब बच्चों को लगेगा ना, आप बच्चों की नज़र में सबसे ज़्यादा ऊपर उठोगे, आप बच्चों की नज़र में सबसे लायक टीचर कहलाओगे। इसीलिए आपको पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते ही आप अपने अंदर स्किल भी डेवलप कर पाओगे। रैशनल थिंकिंग कैसे डेवलप होता है, हम पढ़ते पढ़ते ही रैशनल थिंकिंग को डेवलप कर पाते हैं। इसीलिए यहाँ पर किसके ऊपर जोर दिया जा रहा है, रीडिंग के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और बहुत सारे जो पेरिनियलिस्ट है, जैसे कि हॉचिंस हो गए, एडलर हो गए, ये तो ज़्यादातर फोकस करेंगे कि लिटरेचर पढ़ना ही चाहिए, कंपलसरी है, ऐसा कहना है। और इनका जो बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ग्रेट बुक्स, ओके, ग्रेट बुक्स ऑन वेस्टर्न वर्ल्ड, ये बहुत ही बड़ा वैल्यूएबल बुक्स है, जहाँ पर बड़े बड़े थिंकर जो वेस्टर्न के है, प्लेटो हो गए, अरिस्टोटल हो गए, सोक्रेट्स हो गए, बड़े बड़े थिंकर्स जिनके आइडिया ने सारा वर्ल्ड को चेंज कर दिया, सारा वर्ल्ड में बहुत ही बड़े बड़े क्रांति ले आए थे, उनके आइडियोलॉजी को यहाँ पर स्थानित किया गया है। हॉचिंस का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है जो कि है, ग्रेट बुक्स आर ग्रेट टीचर्स, दे शो अस द रियल वे, जीवन को जीने का जो तरीका बताते हैं ये महान दार्शनिक ही बताते हैं। जीवन को कैसे देखना है, जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है, जीवन में जब समस्या आए, जीवन में जब दुख आए, दुख से कैसे पार पाना है, ये बड़े बड़े थिंकर्स ही हमको बताते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है, बड़े बड़े थिंकर्स के जो बड़े बड़े बुक्स है, यानी कि ग्रेट थिंकर्स के जो ग्रेट बुक्स है, वही वास्तव में ग्रेट टीचर्स है। इसीलिए इनको ही पढ़ना है, ये कहना है पेरिनियलिज्म का। देखो पढ़ाई के ऊपर कितना जोर दे रहे हैं, क्यों ये इतना जोर किताब को दे रहे हैं। अगर हम इस फिलॉसफी से एक एसेंस ले तो वो एसेंस होगा, किताब को अपना दोस्त बना लो, किताब को अपना हम जिस्म बना दो, किताब ही अपना बीएफ बन जाए, जीएफ बन जाए। हर वक्त सोचो किताब के बारे में, किताब में रहे उन थ्योरी के बारे में, उन आइडिया के बारे में, उन फिलॉसफी के बारे में। हर कमरे को किताब से भर दो, जिस जगह भी जाओ बस किताबें ही दिखे, किताबें ही दिखे। जिस दिन ये हो जाएगा ना, सभी एग्जाम आपका क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि किताब ही आपको आपका वजूद दिलाएगा, किताब ही आपको आपका डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा, किताब ही आपके सपने को साकार करेगा, किताब ही वो जरिया है जिसके द्वारा आप अपनी एम को फुलफिल कर सकते हो। जॉन एलिया जो बहुत ही बड़े राइटर है, वो तो यूं तक कह देते हैं, तुम्हारी तमन्ना थी मेरे कमरे को सजाने की, मेरे कमरों में किताबों के सिवा
है, कुछ भी नहीं। किताबों से भर दो अपने कमरों को, देखना ये किताब ही आपको आपका राइट्स दिलाएगा, आपके जीवन को अपलिफ्ट करेगा। इसीलिए किताबों को अपना लाइफ का एक पार्ट बना दो, एसेंशियल पार्ट बना दो। कुछ नहीं पढ़ो तो नींद ना आए भाई, ऐसा बन जाओ, ऐसा हैबिट अपने अंदर में डाल दो कि कुछ नहीं पढ़े तो नींद ही ना आए। ऐसा जिस दिन बन जाओगे ना, आप एक बेस्ट टीचर्स बन जाओगे, एक बेस्ट एस्पिरेंट बन जाओगे, आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। क्योंकि जब असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब में आओगे, लेक्चरशिप में आओगे, आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। ऐसे जाके बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, ये ग्रोन अप चिल्ड्रन है जिनका माइंड मैच्योर हो चुका है। ऐसे बच्चों को आपको टैकल करना है, इसीलिए आपको हर रोज पढ़ना पड़ेगा, बेटर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेके बच्चों को देना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ अभी से उसका शुरुआत करो। जिस दिन ये शुरुआत आपने कर दी, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जब तक नहीं पढ़ते हो, नींद नहीं आ रहा है, तब समझना कि आप राइट ट्रैक में हो, आपको आपका मंजिल जल्द ही मिलेगा। तो ये है पेरिनियलिज्म का बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो कि हमने एजुकेशन वे में भी देखा, उसके साथ साथ फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। लेकिन इतना अच्छा होने के बाद भी इसका बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ये ज्यादातर क्या करता है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पर ज्यादा फोकस करता है और नेग्लेक्ट कर लेता है अभी का जो कंटेम्पोररी इशू चल रहा है, प्रेजेंट में जो समस्याएं दिख रही है, जो इशू चल रहा है, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसको ये नेग्लेक्ट करता है। स्कूल में भी हमने देखा कि वहां पर एक कॉन्सेप्ट वो पढ़ाते हैं कि जो सोशल प्रॉब्लम्स है, डे टू डे लाइफ का प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए बच्चों को नहीं सिखाओ, लेकिन उसको क्या करो, उसको रेशनल बीइंग बना दो, उसके रेशनलिटी को डेवलप कर दो, उसको पढ़ाओ। पढ़ाते पढ़ाते बच्चों में जो रेशनल स्किल आएगा, वो बाद में ऐसा बन जाएंगे कि जो सोशल प्रॉब्लम्स है, लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है, वो सारे को बाद में सॉल्व करने की सक्षम हो पाएंगे। वो ऐसा कहते हैं। इसीलिए ये क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है, कहीं ना कहीं कंटेम्पोररी इश्यूज को ये नेग्लेक्ट कर रहा है, जिसके चलते बच्चे क्या होंगे, अगर एजुकेशन में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं सिखाएंगे, अभी के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है नहीं सिखाएंगे, तो बच्चे कभी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को लेके आगे जा ही नहीं पाएंगे। लाइफ में जब प्रॉब्लम आएगा तो उसको सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए कंटेम्पोररी इश्यूज को भी आपको एजुकेशन में सॉल्व करने की विधि आपको पढ़ाना पड़ेगा। फिर जो दूसरा क्रिटिसिज्म है, यहाँ पर स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव्स को नेग्लेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये टीचर सेंटर अप्रोच है। टीचर को ही ऑल इन ऑल माना जाता है, क्योंकि टीचर क्या करते हैं, यहाँ पर आइडियाज को, नॉलेज को, एवरलास्टिंग एटीट्यूड को बच्चे के अंदर डेवलप करवाना उनका काम है। इसीलिए वो ही सब कुछ है, ऐसा माना जाता है पेरिनियलिज्म में। तो किसको वो नेग्लेक्ट करेंगे, स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव्स को नेग्लेक्ट करेंगे। और ये बहुत ही रिजिड फिलोसॉफी है, यहाँ पर कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये ऐसे सत्य के ऊपर बेस्ड है या फिर ऐसे वैल्यू को ये मानता है जो कभी चेंज नहीं होगा, जो डायनेमिक नेचर का नहीं होगा, यानी कि स्टैटिक नेचर का होगा, परमानेंट होगा, अनचेंजिंग होगा। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं नॉन फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा है। ये भी बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक है या फिर इसका क्रिटिसिज्म है। ये फिलोसॉफी ज्यादातर इंट्यूशंस के ऊपर फोकस करता है या फिर रेवलेशंस के ऊपर फोकस करता है। दो मेथड हमने पढ़ा, इंट्यूशंस के द्वारा नेचर को जानना, रेवलेशंस के द्वारा उस अल्टीमेट सत्ता को जानना, प्योर एग्जिस्टेंस को जानना। ये दो मेथड सबसे ज्यादा हाईलाइट करते हैं पेरिनियलिज्म। लेकिन किसको ये नेग्लेक्ट कर रहे हैं, साइंटिफिक मेथड को, साइंटिफिक अप्रोच को ये नेग्लेक्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं। ये भी सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है पेरिनियलिज्म का। तो ये है पेरिनियलिज्म। और पेरिनियलिज्म के इर्द गिर्द कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी थोड़ा देख लेते हैं। तो चलो किसने कितना पढ़ा है थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। ओके, ये देखो 2023 में जो एसएसबी पीजीटी हुआ था, वहां पर क्वेश्चंस आया था पेरिनियलिज्म का फादर कौन है। चलो भाई बताओ फादर कौन है, जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने अरिस्टोटल के फिलोसॉफी को रिवाइज करके इन्होंने क्या किया, रियलिज्म के साथ आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करके एक नया फिलोसॉफी का इजाद किया, जिसको हम पेरिनियलिज्म अभी बोल रहे हैं। वो कौन है बताओ कमेंट में। ओके, ये है थॉमस एक्वानस। थॉमस एक्वानस। फिर किसने द ग्रेट बुक्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड लिखा है, बहुत ही फेमस, बहुत ही फेमस। किसने लिखा है, ये लिखा है हॉचिंस ने लिखा है। ओके, हॉचिंस ने, हॉचिंस हो गए और एडलर हो गए। ओके, ये दोनों का नाम को आप अच्छे से याद करना है। फिर हो गया व्हिच फिलोसॉफी फोकसेस ऑन एवरलास्टिंग वैल्यूज एंड आइडियाज। कौन सा वो फिलोसॉफी है जो एवरलास्टिंग वैल्यूज एंड आइडियाज के ऊपर फोकस करता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कोर
आइडियोलॉजी को बता रहा है, इसको अच्छे से याद करना है। इस बार शायद पीजीटी में ये क्वेश्चंस आ सके। ये है पेरिनियलिज्म। ओके, पेरिनियलिज्म, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू कह रहा है। ये देखो एसएसबी पीजीटी में ये क्वेश्चंस आया था, नॉट ट्रू। तो पहला है इट प्रमोट्स ह्यूमन एज ए रेशनल बीइंग, रेशनल बीइंग के हिसाब से देखता है, ये तो राइट है। सेम एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को सेम एजुकेशन दिया जाएगा क्योंकि ह्यूमन नेचर सेम है। ओके, ये भी राइट है। इट फोकसेस ऑन टीचिंग ऑफ एवरलास्टिंग आइडियाज या फिर एवरग्रीन आइडियाज, ये भी राइट है। लेकिन ये पॉइंट देखो, तो ये पॉइंट क्या कह रहा है, इंडिविजुअलिज्म, प्रोग्रेस और चेंज को ये फोस्टर करेगा। चेंज को ये क्या करता है, ये फिलोसॉफी रिजेक्ट करता है, फोस्टर नहीं करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर क्योंकि ये नॉट है। ओके, द रोल ऑफ ए टीचर इन ए पेरिनियलिस्ट क्लासरूम इज क्या होगा, ट्यूटर होगा, ट्यूटर, क्योंकि टीचर टीच करने वाला है। जो आइडियाज उन्होंने एक्वायर किए हैं, जो नॉलेज उन्होंने एक्वायर किए हैं, उसको वो बच्चों को देंगे। ओके, तो ट्यूटर का काम करेंगे टीचर। द ग्रेड बुक्स करिकुलम कहाँ पर प्रोमोटेड होता है या फिर सपोर्ट होता है, वो होता है पेरिनियलिज्म में। यहाँ पर ही ग्रेड आइडियाज की बात किया जाएगा, ग्रेड बुक्स की बात किया जाएगा, ग्रेड कॉन्वर्सेशंस की बात किया जाएगा। ओके, तो ये था पेरिनियलिज्म से जुड़ा कुछ एमसीक्यूज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। तो यही था आज के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।